हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे भाई साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग, यानी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये थर्ड पेपर है जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। ठीक है, यानी अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम और शिक्षण। ठीक है, 2016 से जितने भी आपके पेपर हुए हैं सबको हम लोग मोटी मोटा तौर पर कवर कर लेंगे। अच्छा, एक बात और देखो, इन प्रश्नों को देखने के बाद जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो क्या करना, चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन करना और सारे लेक्चर को पढ़ डालना। फिर ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको हवा लगने लगेंगे। ठीक है, और जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनको भी मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप अपने एग्जाम से पहले पहले सारे लेक्चर को एक बार कवर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। देखो ये 50 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है कि मैं दो दो नंबर के रहते हैं पर क्वेश्चन। तो शिक्षण को परिभाषित कीजिए यानी मेरे भाई टीचिंग है क्या। ठीक है, तो देखो मैं जब आपको फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाया था थर्ड पेपर का तो बताया था शिक्षण और अधिगम क्या होते हैं। तो देखो, शिक्षण अगर कहो ना तो मेरे भाई शिक्षण इज द आर्ट। शिक्षण एक कला है, अधिगम को जगाने के लिए मेरे भाई एक संसाधन है ये। ठीक है, देखो किसी बच्चे को आप उसके अंतर्गत अधिगम की रुचि को जगाना चाहते हो तो मेरे भाई शिक्षण को प्रभावी बनाओ। ये होती शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण की डिफिनेशन। इस प्रकार से आप लोग इसे भी समझते रहना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता रहता है। ठीक है, और ज्यादा जानने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन करना और जितने भी लेक्चर हुए उनको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद संवेगात्मक बुद्धि क्या है। देखो जब इंटेलिजेंस वाला चैप्टर पढ़ाया तो लास्ट में मैं आपको संवेगात्मक बुद्धि के बारे में भी बताया था। वहां से जाके उसे भी आप लोग पढ़ना कि संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है, इंटेलिजेंस जो कि मेरे भाई क्या होता है। अभी ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे आपके सामने अब यहाँ पे एक ठो सांप आ रहा है तो आप क्या करोगे मेरे भाई, आप उसके ऊपर नहीं न चढ़ोगे। एकाएक आपके सामने सांप आ गया तो आपने मेरे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करोगे और मेरे भाई वहां से हट जाओगे। यही तो हुआ आपका संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी आप लोग जानते रहना। अब देखो अधिगम शैली क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। देखो अधिगम शैली वही ना है, एक बालक किस तरीके से सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, किन किन विधियों से सीख रहा है मेरे भाई, चर्चा करके सीख रहा है कि देख के सीख रहा है। इस प्रकार से इसको आप लोग परिभाषित कर सकते हो और इसके उदाहरण भी दे सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद चिंतन और कल्पना में अंतर। मेरे भाई मैं इस पे सेपरेट लेक्चर भी लिया हूं कि चिंतन क्या होता है, कल्पना क्या होता है। देखो चिंतन हम किसी समस्या के समाधान के लिए चिंतन करते हैं और कल्पना कब करते हैं, किसी मेरे भाई कोई नई चीज का निर्माण करने के लिए हम कल्पना करते हैं। ठीक, उसके बाद देखो स्मृति के विकास के उपाय लिखिए। अब देखो देखो अभी ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो अभी जो चीज़ें मैं पढ़ाया, हम कहोगे सर जी कुछ चीज़ें तो नहीं मिलती हैं। अब देखो जैसे आप सीटेट के एग्जाम में बैठोगे ना, वहाँ पे आपके डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। आपसे ये पूछेगा कि एक बालक है, वो अपना फ़ोन पापा के मना करने पर भी अपना फ़ोन पानी में डाल दे रहा है, लेकिन बताओ वहाँ पे कौन सा सिद्धांत अप्लाई होगा। तो आप कह सकते हो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। क्यों? क्योंकि मेरे भाई वो कहते हैं बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है तो थोड़ा सा ना कंप्रीहेंसिव टाइप में पूछता है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे कह रहा है, ये नहीं पूछा कि स्मृति क्या होती है, यहाँ पे पूछा स्मृति के विकास के लिए उपाय लिखिए। तो स्मृति का विकास कब होगा, जब बालक मेरे भाई अच्छा अधिगम प्राप्त करेगा, जब बालक के मानसिक क्रिया पे हम लोग जोर देंगे तो स्मृति बढ़ेगी ऑफकोर्स यार। तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग समझते रहना। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पज है कि आपको एक आइडिया भी लिख जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपका तैयार कितना है ये भी पता चल जाए। ठीक है, ये लेक्चर जैसे ही समाप्त होगा आप जाके, मैं आपसे मेरे भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जाके सारे प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर हैं सबको पढ़िएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षक सह अधिगम करता भी है, इसकी व्याख्या कीजिए। मेरे भाई एक शिक्षक है वो को लर्नर है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे। देखो कहते हैं ना सबसे अच्छा शिक्षक वही होता है जो मेरे भाई बच्चों के पढ़ाने के साथ साथ खुद भी पढ़ता है, खुद भी सीखता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी जानते रहना। अब देखो वृद्धि और विकास में अंतर लिखिए। कहोगे सर जी इसे तो रहने ही दो। देखो वृद्धि और विकास क्या होता है ना, वृद्धि में हमेशा कहता हूँ एक सीमा तक होता है, विकास की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, और ये आपके शारीरिक क्रिया से जुड़े रहते हैं, शारीरिक विकास ये होते हैं। और जो विकास होते हैं ये आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर प्रकार के विकास जो होते हैं वो मेरे भाई डेवलपमेंट विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो व्यवहार परक उद्देश्य की विशेषता बताइए। एक बच्चे में मेरे भाई व्यवहार जो उसके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं उसको इसमें डिफाइन करना रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे भाई, प्रविष्ट व्यवहार क्या होते हैं, इंटरिंग व्यवहार क्या होता है। बच्चा का मेरे भाई शुरू शुरू में उसका बिहेवियर के बारे में पूछ रहा है।
ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखो शिक्षण स्तर की व्याख्या कीजिए। मेरे भाई शिक्षण आप किसी किसी बालक को किस कौन कौन से मेरे भाई विधि का प्रयोग करके सिखाते हो, यही तो शिक्षण स्तर में आएगा, तो उसकी इसमें व्याख्या करना रहता है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं उनको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखो इसमें जो लॉन्ग आंसर आते हैं वो मेरे भाई फर्स्ट है, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में छात्र की भूमिका बताइए। ये बताओ अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में छात्र की भूमिका क्या होगी। आप बताओ, कहोगे सर जी सबसे पहले छात्र सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, छात्र जो मेरे भाई तत्पर होना चाहिए, ये उसकी भूमिका होती है। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी करने जा रहा हूँ। कंफ्यूज कहने का अर्थ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। देखो शिक्षण अधिगम में ना आपके कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जब शिक्षण हो रहा है, अगर अधिगम नहीं होगा, आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर वो मेरे भाई बच्चा सीख नहीं पा रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि शिक्षण की क्रिया हुई है। इस पर आपकी क्या राय है मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसका अगला प्रश्न है, उदाहरण सहित स्मृति के प्रकार लिखिए। स्मृति के प्रकार इसमें मेरे भाई पूछ रहा है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, कभी कभी पूछता भी है। उसके बाद देखो विस्मृति क्या है, यानी आप किसी चीज को भूल रहे हो तो उसको डिफाइन करना है। ठीक है, विस्मृति को कम करने के लिए उपाय कौन से हैं, तो बालक के भैया मानसिक विकास पे ज़्यादा जोर दो, उसको रीजनिंग सॉल्व कराओ, क्विज सॉल्व कराओ। ठीक है, ज़्यादा उसको रिवीजन करने के लिए फोकस करो, ये है विस्मृति को कम करने के उपाय। ठीक है, चलो अब देखो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन क्या है, स्किनर वाला, इसके शैक्षिक उपयोगिता को लिखो। तो मेरे भाई जो उनके सिद्धांत में पढ़ाया हूँ उसको भी जाके आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आप देखो प्रतिभाशाली बालक आप किसे कहेंगे, जिसकी आईक्यू मेरे भाई 100 के ऊपर हो, 110 के ऊपर हो, उसे हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, उसके बाद सृजनशीलता क्या है, सृजनशीलता समझ रहे हो ना, पढ़ाया हूं मैं इसे। तो मेरे भाई एक बालक जो नए, अगर देखो जिसका आईक्यू मेरे भाई ये मान के चलो 110 से ऊपर है, उसे हम कहेंगे सृजनशील बालक। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक वो नए चीज़ों का आविष्कार कर पा रहा है, नई चीज़ें बना पा रहा है। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक इसके अपोजिट भी बोलते हैं, कहते हैं कि कोई बालक अगर पढ़ने में सही नहीं है तो वो सृजनशील भी होता है। इस प्रकार से इसे भी जानते रहना। ठीक है, चलो उसके बाद देखो है संज्ञान को परिभाषित करो। पियाजे का सिद्धांत पढ़ा है, बताया था संज्ञान क्या होता है, जाके पढ़िए उसको। ठीक है, चलो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। आपको पता है कि बाल्यावस्था में, जैसे शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में मेरे भाई बालक प्रवेश करता है तो समाज के साथ घुलना मिलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिक विकास को भी आप लोग वर्णन करना। ठीक है, चलो अब देखो खंड सी में देखो, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो इस 16 का प्रश्न है, देखो क्या कह रहा है इसमें, किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान का मेरे भाई स्टेनहाल की ये कथन है ना, तो बड़े तूफान और मेरे भाई विरोध का अवस्था ये है, इसकी विवेचना करो। अभी मैं देखो टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी शेयर किया था, किशोरावस्था के बारे में लिखो, तो बहुत बच्चे ने लिख के भेजा भी, उनका तो तैयार हो ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और इसके शैक्षणिक उपयोगिता को बताइए। उन्होंने 4 स्टेज में इसको बांटा था ना अपने सिद्धांत को, कि कहते हैं ना इसकी मेरे भाई विकास की 4 अवस्थाओं बताए थे उन्होंने, तो उसको आप लोग एक बार तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ठंडाई के सीखने के सिद्धांत की व्याख्या करो। उसके बाद चिंतन क्या है। ठीक है, देखो अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं ना आपको जिसमें चिंतन लिखना हो या फिर ठंडाई के सिद्धांत, तो मैं ये कहूँगा आप लोग चिंतन को सेलेक्ट करना, क्योंकि मेरे भाई इसमें पॉइंट वाइज बना के आप लोग लिख सकते हो। और जिन बच्चों का ये तैयार है ना मेरे भाई, कोई सिद्धांत तैयार तो आप सिद्धांत को लिखिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो इंटेलिजेंस को परिभाषित कीजिए। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था इंटेलिजेंस में, मैं बेसिक से पढ़ाया हूँ, 30-40 मिनट का लेक्चर है, उसे जाके पढ़ो आप लोग, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे 2017 का प्रश्न है, इसे भी आप लोग एक बार देख लो। प्रतिनियमक भूल अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, आपको पता है थर्नडाइक साहब, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना। चर को परिभाषित करो। चर मेरे भाई वेरिएबिलिटी क्या है मेरे भाई, ये तो बदलता रहता है। ठीक है, और इस चर के मेरे भाई परिभाषित करने का सबसे अच्छा उदाहरण है ना, इसमें थोड़ा सा अनुदेशात्मक उद्देश्य के बारे में लिख देना। और ये बताओ चर के जो 3 मेरे भाई कहते हैं ना, इनके जो 3 स्तंभ होते हैं वो कौन कौन से हैं, शिक्षक हो गए, स्टूडेंट हो गए, और मेरे भाई जो शिक्षक और स्टूडेंट के बीच मेरे भाई कहते हैं ना संबंध स्थापित करता है, शिक्षण सामग्रियां हो गई। इस प्रकार से इसे भी आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख लो विकास की अवस्थाओं के नाम लिखिए। ठीक है, विकास की अवस्थाएं हालात के अनुसार आप लोग लिख देना। ठीक है, उसके बाद संज्ञान किसे कहते हैं, चिंतन क्या है, विस्मृति क्या है, ये ऊपर हम लोग डिस्कस कर लिए। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, पता है विकास का ये सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति मेरे भाई एक विकास के रूप में नहीं चल सकता। हर व्यक्ति में विकास की अलग अलग जो कि मेरे भाई विशेषता पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। पर्सनालिटी क्या होती है किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, उसे भी लिख देना, मैंने 3rd पेपर में इसको पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, कहते हैं ना व्यवहार में परिवर्तन ही है अधिगम। हमारे जो अब देखो अगर हम रोज सुबह 9 बजे सो के उठ रहे हैं, एक दिन हम 7 बजे सो के उठ रहे हैं, तो क्या हुआ, हमारे व्यवहार में चेंज ही तो हो रहा है, यही तो है हमारा अधिगम। ठीक है, चलो
उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग 2021 पे चलते हैं। सूचना प्रक्रिया क्या है, व्यक्तिगत विकास के विभिन्न आयामों को बताइए। ठीक है, अंतिम व्यवहार क्या है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ बताइए। ये सूच के सिद्धांत में मैं इसको बताया था। स्मृति क्या है, देखो उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग इसको देखने के बाद जाके एक बार लेक्चर जरूर देखेंगे। ठीक है, अधिगम को परिभाषित करो। ये जो क्वेश्चन देखो, विस्मृति के 2 मुख्य कारण बताइए। ठीक है, उसके बाद वृद्धि और विकास में अंतर, कल्पना का अर्थ। मेरे भाई ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे जाके पढ़ोगे। अब देखो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन हमको दिख गया मेरे भाई, अनुदेशात्मक उद्देश्य। इस पे मैं हो सकता है एक तो लेक्चर भी प्रोवाइड करूं, वरना मैं इसको बताया भी हूं। जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं, देखो अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होते हैं ना, आप एक बच्चे को पढ़ ये समझ लो, सीधा सीधा कह सकते हैं मूल्यांकन की तरह है। एक बच्चे को पढ़ाए हो, बच्चे के व्यवहार में कितना वांछनीय परिवर्तन हुआ है उसको हम लोग जहां नोट करते हैं मेरे भाई, वही होता है अनुदेशात्मक उद्देश्य। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी समझते रहना। और मेरे भाई अनुदेशात्मक उद्देश्य के बारे में ब्लूम के टेक्सोनॉमी को भी थोड़ा सा डिफाइन कर देना, जो ज्ञानात्मक पक्ष भावात्मक पक्ष के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, चलो व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं, इसकी विविध आयामों का वर्णन करो। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे है, अब पियाजे का विचारधारा क्या है, पियाजे आइडिया क्या है, इसे आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में लिखना है। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट 2019 का जो प्रश्न है मेरे भाई, ये कि अति लघु उत्तरी जिसे कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शिक्षण का अर्थ बताइए, यानी टीचिंग का अर्थ बताइए। इसे आप लोग तो तैयार कर ही लिए होंगे। ठीक है, क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था मेरे भाई, पावलोव साहब। विकास किसे कहते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट वही ना होता है कि जो मेरे भाई हमारे समग्र विकास करे, कंप्लीट जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो उसको हम लोग विकास कहते हैं। और जो वृद्धि होता है वो इंडिविजुअली होता है, और ये मेरे भाई जो होता है वो कलेक्टिव रूप में होता है। ठीक है, चलो अब देखो, चिंतन प्रक्रिया का अर्थ बताओ, स्मृति को परिभाषित करो। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। बुद्धि को परिभाषित करो। तो जितने भी क्वेश्चन है मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे सर आप डीप में नहीं पढ़ा रहे हो, इसको डीप में क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हो। मेरे भाई पता है रीजन क्या है, कि मैं इसको जितनी क्लास लिया हूँ ना, एकदम एकदम बेसिक बेसिक लैंग्वेज में बताया हूँ। तो मुझे इतना, मैं कहता हूँ ना, सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ मैं, कि आप लोग एक बार जब लेक्चर को पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपको हवा में लगेंगे। ठीक है, स्कीनर के अधिगम का सिद्धांत उदाहरण सहित व्याख्या करो। स्कीनर ने कबूतर और चूहों पर प्रयोग किया था, मैंने बताया था। ठीक है, तो उसे आप लोग सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, उसे जाके पढ़िएगा। अधिगम क्या है, अधिगम एवं शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा कीजिए, उसे भी जाके आप लोग पढ़ो प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलो उम्मीद यही करूंगा कि अपने एग्जाम से पहले पहले आप लोग सभी लेक्चर को जाके कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधी सिद्धांत का वर्णन करो। ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। देखो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की चर्चा करो। ये देखो ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2017 में शायद आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो अगला प्रश्न है थोड़ा सा, डिसलेक्सिया और रुचि पर मेरे भाई संक्षिप्त विवरण लिखो। ठीक है, तो डिसलेक्सिया वही ना होता है जो हम मेरे भाई जो कहते हैं ना, पठन संबंधित जो विकार होते हैं। अच्छा ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक विकार है जिसे हम मेरे भाई सही शिक्षण विधि द्वारा हम सुधार भी सकते हैं। तो अभी मैं हो सकता है इस पर एक लेक्चर भी दे दूँ, जो डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, इसको मैं हो सकता है आपको पढ़ा भी दूँ। वैसे ये समझ करो डिसलेक्सिया वो होता है जो हम किसी चीज़ को ठीक से पढ़ नहीं पाते, जैसे हम चाय को साय पढ़ते हैं, सौ को वाव पढ़ते हैं। इसी तरीके से पठन संबंधी एक प्रकार का विकार है। और इंटरेस्ट, पता है हमें कार्य को लगातार करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है उसे हम लोग कहते हैं रुचि। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से 2021 का प्रश्न पत्र है, इसे भी थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट प्रश्न है मेरे भाई, अनुदेशात्मक उद्देश्य की 4 विशेषताएं लिखो। ठीक है, सबसे पहले बच्चे ने क्या सीखा है हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। बच्चे ने कितना सीखा है, वांछनीय उसका मेरे भाई अधिगम कितना हुआ है, उसको एक जगह हम कलेक्टिव रूप में जहां लिखते हैं वो होता है अनुदेशात्मक उद्देश्य। ठीक है, और पढ़ाने के लिए हम जो जो शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य। पढ़ाने जा रहे हैं उसके पहले खुद प्रिपेयर हो रहे हैं तो ये होता है अनुदेशात्मक उद्देश्य। उम्मीद करता हूँ सभी पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, सामाजिक अधिगम के संदर्भ में तदादनीकरण क्या होता है। ठीक है, इसे आप लोग देखो, सोशल लर्निंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो हम समाज से मेरे भाई अधिगम प्राप्त करते हैं, ठीक है, किसी स्कूल में नहीं, ठीक है, किसी घर में नहीं, बल्कि समाज से जो हम अधिगम को प्राप्त करते हैं वही तो होता है कि मेरे भाई सामाजिक अधिगम। ठीक है, शब्दार्थ विज्ञान क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में मैं इसे बताया था, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आत्मसातकरण, उसके बाद समाविष्ट में अंतर बताइए। पियाजे का जब सिद्धांत बताया था तो बताया था आत्मसातकरण क्या होता है, समाविष्टीकरण क्या होता है, वहां से जाके इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो अभी देखो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को, 4 अवस्थाएं हैं ना, उनको आप लोग एक बार यहाँ पे मेंशन कर देना, और टाइम बचे तो थोड़ा थोड़ा उसमें 1 आध 2 पॉइंट लिख भी देना। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्रिएटिविटी क्या होती है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्वों का उल्लेख करो। ठीक है,
इस प्रकार से देखो सारे प्रश्न रिपीट होते ही रहते हैं मेरे भाई, तो इनको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ना। इष्टतम लर्निंग क्या होती है, ध्यान से सुन लेना। इष्टतम लर्निंग मेरे भाई अच्छी अधिगम क्या होता है, साफ साफ कह रहा है। ठीक है, अच्छी लर्निंग के लिए अधिगमकर्ता की भूमिका क्या होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट मेरे भाई अगर पूछ दे अधिगमकर्ता की भूमिका, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना सक्रियता। ठीक है, अगर बालक एक्टिव है तभी मेरे भाई अधिगम कर सकता है। बालक तत्पर है, थर्डाई का यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है, बालक तत्पर है तभी सीख सकता है। ठीक है, बालक इच्छुक है मेरे भाई, उसके अंदर सीखने के प्रति इंटरेस्ट, रुचि है, तभी वो सीख सकता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है, सुगमकर्ता के रूप में एक अध्यापक की भूमिका का वर्णन करो। देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जिन्हें हमें थोड़ा सा अपना खुद मानसिक क्रिया को एक्टिव करके लिखना पड़ता है। अब देखो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो शब्द का हेर फेर है। सुगमकर्ता के रूप में एक अध्यापक की भूमिका का वर्णन करो। ठीक है, देखो अभी कोई बालक, अभी उसके ध्यान से सुना, अभी उसके माता पिता मेरे भाई कुछ नहीं जान रहे, एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, अगर उसके कहते हैं ना पढ़े लिखे नहीं है। अब बालक को मेरे भाई दो का टेबल याद नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, वो कहोगे शिक्षक के पास जाएगा। तो मेरे भाई शिक्षक क्या हुआ, एक सुगमकर्ता ही तो हुआ। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो अगला प्रश्न है, संज्ञान को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का मेरे भाई संक्षेप में विवरण करो। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्नों को आप लोग वाइगोस्की के अनुसार इसे भी आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो एक शिक्षक अपने छात्र के समग्र विकास हेतु क्या क्या करेगा, ये तो भैया आप सभी लोग लिख सकते हो। सबसे पहले अधिगम को प्रभावी बनाएगा, उसको मेरे भाई एक्टिव करेगा, मोटिवेट करेगा। इस प्रकार से इन प्रश्न को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखो फिर एक बार कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को देखने के बाद एक बार प्लेलिस्ट को ओपन करना और प्लीज़ आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और ये मत बोलिएगा सर जी आप क्वेश्चन तो ऐसे डिस्कस कर दिए, समझ में नहीं आया। इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, एक मोटी मोटा तौर पे आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, चलो स्मृति क्या है, मैंने बताया था। मेमोरी क्या होती है, जो मेरे भाई हम किसी कार्य को कर रहे हैं और मेरे भाई पिछली यादों को उसके साथ जोड़ सकें, वही तो हमारी होती है स्मृति। कल्पना क्या है, ठीक है, कल्पना कहते हैं ना नई चीज़ों के निर्माण के लिए मेरे भाई इमेजिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, कल्पना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को भी आप लोग तैयार कर दिएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर को पढ़ेंगे, चिंतन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, बालकों के लिए मेरे भाई चिंतन का विकास विधियों का वर्णन करो। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे सारे। ठीक है, एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में ओपन करके प्लीज़ आप लोग सारे लेक्चर को पढ़िएगा। और हाँ ध्यान से सुन लो, क्या है कि एक बात और मेरे भाई, एग्जाम से पहले पहले सभी लेक्चर को जो चैनल पर उपलब्ध है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे सभी लेक्चर को पढ़ डालिएगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास किया हूँ मेरे भाई, अपना 100% देके समझाया हूँ हर सिद्धांत को। ठीक है, चलो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको एक आइडिया लग जाओ, थोड़ा बहुत कुछ सीख जाओ इससे। ठीक है, चलो और हाँ देखो, अगर आपको कुछ समझ में आता है, आप चैनल के साथ जुड़े हो मेरे भाई, तो एक बात द परफेक्ट स्टडी के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। ठीक है, चलो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, आपके मन में अगर कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन लगता है तो इंस्टा आईडी पे जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। और हाँ फिर एक बार कह रहा हूँ मेरे भाई, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जैसे मैं आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ हूँ, आपका भी फर्ज बनता है, जितने बच्चे रेगुलर हैं वो कम से कम शेयर तो करो। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।